शुरू किया एकदम स्टार्टिंग से। प्रेसिडेंट, हाँ जी, किस पार्ट में प्रेसिडेंट? 52 पार्ट में, वेरी गुड। 5th पार्ट में ना, ठीक है। 5वें पार्ट में हम लोग आर्टिकल्स को अलग अलग बांट के पढ़ेंगे, है ना। एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल्स को डिवाइड किए थे, एक और नाम हम बताए थे हम, एग्जीक्यूटिव पार्ट है कहां से कहां तक? 78, ठीक है। हाँ, उसके अंदर प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो, तो प्रेसिडेंट कहां से कहां तक है ये? आर्टिकल 52 से 62, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बातें कि प्रेसिडेंट जो है वो 52 लिख कर गई, आर्टिकल 52 लिख कर गई, सब बात लिख देता है कि आर्टिकल 52 में तुम क्या पढ़े हो? देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में आप पढ़े कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा लिखवा दे रहे हैं, अगर तुमको कोई बात एक्स्ट्रा लगेगी जो तुम नहीं नोट की उसको नोट कर लेना। दूसरी बात कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब ये नहीं कि संविधान का हेड, संविधान का हेड नहीं, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। मतलब भारत देश का जो सबसे ऊपर का नागरिक है, भारत देश सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। ये संविधान कहता है, संविधान के हिसाब से प्रेसिडेंट हेड तो है, किस प्रकार से? संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। उसके बाद इंडिया में प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में फर्स्ट सिटीजन कौन है, तो प्रेसिडेंट है। सेकंड सिटीजन कौन है, तो प्रेसिडेंट के नीचे हायरार्की फिर बढ़ जाती है, वो ऑर्डर बढ़ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। तो लेकिन सवाल जब भी पूछेगा फर्स्ट प्रेसिडेंट का ही पूछेगा, फर्स्ट सिटीजन का, सॉरी, कि भारत में फर्स्ट सिटीजन कौन है। इसके बाद प्रेसिडेंट को हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, ठीक है। अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे इसको, ठीक। आर्टिकल 52। अब प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कुछ बातें ये हैं कि भारत का पहला प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये कॉमन बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। इंडिया में प्रेसिडेंट को हम लोग हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट। और पीएम क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो प्रेसिडेंट हो गया हेड ऑफ स्टेट, ये हो गया आर्टिकल 52। 52 बेसिकली ये कहता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक। उसके बाद आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 दो बातें कहता है, आर्टिकल 53 दो बातें कहता है। पहला तो बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स का हेड होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के अंदर सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड होंगे। और दूसरा, ये तीनों फोर्सेस का हेड होगा, जो सेंट्रल फोर्सेस है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनका हेड होगा, ठीक है। तो उनको क्लॉज में भी बांट सकते हैं आप 1 और 2 करके, या फिर ऐसे लिख लो 1 और 2। पहली बात। दूसरी बात, पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट जो होता है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, है ना, वेस्टेड विथ प्रेसिडेंट। तो ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स इज वेस्टेड विथ प्रेसिडेंट। सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर का जो हेड है वो बेसिकली प्रेसिडेंट होता है। और दूसरी बात, ये जो होता है वो चीफ होता है, चीफ ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस, द सेंट्रल फोर्सेस, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका ये हेड होता है। इनका प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स का हेड होता है, फिर एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। इसका ये मतलब है कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव वाले जितने भी
पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करेगा या तो खुद प्रेसिडेंट इसका हेड है, या ये पूरे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के अंदर नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि प्रेसिडेंट या तो इनका खुद से इस्तेमाल करेगा, सेल्फ, खुद के लिए नहीं हम बोल रहे, ध्यान रखना, सेल्फ, या तो डायरेक्ट खुद से इस्तेमाल कर लेगा, जैसे ऑर्डिनेंस वगैरह जारी करना प्रेसिडेंट खुद कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हम लोग लिखे हुए प्रेसिडेंट के अंडर में जो लोग होते हैं, नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, वो तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए होते हैं, जो प्रेसिडेंट के अंडर में लोग होते हैं जितने भी प्रेसिडेंट अकेले थोड़ा एग्जीक्यूटिव है, वाइस प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो एग्जीक्यूटिव है, कैबिनेट मिनिस्टर भी तो एग्जीक्यूटिव है, तुम्हारे यहाँ का पुलिस भी तो एग्जीक्यूटिव है, मिलिट्री से भी तो काम एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। तो या तो प्रेसिडेंट खुद से एग्जीक्यूट कर पाएगा, लेकिन सारे काम प्रेसिडेंट खुद से तो कर नहीं सकता, तो उसके सबऑर्डिनेट जो उसके अंदर में आते होंगे, जो सबऑर्डिनेट्स है प्रेसिडेंट के, उनके हेल्प से ये एग्जीक्यूट करवाएगा जितने ही पावर्स हैं, समझ गए। एक एग्जीक्यूशन का मतलब मारना भी होता है ना, वो मत समझ लेना कि प्रेसिडेंट लोगों को मरवाएगा। तो 53 में पहली बात ये तुम क्लॉज के तरीके से याद रखो, क्योंकि ऊपर ऊपर की बात तुमको पता है तो तुम याद रख सकते हो कि 53 में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2। ये क्लॉज एक्चुअल में क्लॉज होता है। तो पहला क्लॉज क्या है कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो है वेस्टेड विद प्रेसिडेंट है, और दूसरी बात क्या है कि चीफ ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, प्रेसिडेंट इन तीनों फोर्स का हेड होगा, दैट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक, इसके बाद आइए आर्टिकल 54, बताओ क्या है। आर्टिकल 54 ये बताता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव होगा हमारे यहां, है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंडक्टेड। ठीक, अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंडक्टेड है, तो इलेक्शन के बारे में, मतलब इलेक्शन कौन कौन वोट देगा प्रेसिडेंट को, ये सारी बातें थोड़ा यहां डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्शन किस तरीके से होगा ये यहां डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका नाम लिख देते हैं, इसका स्टेटमेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आम जनता? नहीं, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है जो प्रेसिडेंट को वोट करता है, और इस ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, कोलाज नहीं कहते हैं, पहले तुम ये बता दे रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अब बात है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में हम यहां जितनी भी चीजें लिखेंगे वो सारे के सारे लोग इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, है ना, या अपॉइंटेड नहीं होने चाहिए। नॉमिनेटेड अपॉइंटेड नहीं, सिर्फ इलेक्टेड। इस कॉलेज में सिर्फ वही लोग आते हैं जो कौन होंगे, इलेक्टेड, ताकि जनता का रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट तरीके से चला जाए, जनता का रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट तरीके से चला जाए। क्योंकि अगर इसमें नॉमिनेटेड या फिर अपॉइंटेड वाली बात हो जाएगी, तो कल जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अगर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है राज्यसभा में 12 लोगों को, तो फिर तो वो लोग उसको वोट कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड नहीं, जितने भी चीजें यहां लिखी जाएंगी वो सारे के सारे लोग कौन होने चाहिए, इलेक्टेड। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ कहां के, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में दो हाउस, एक अपर हाउस माने राज्यसभा और एक लोअर हाउस मतलब लोकसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर सिलेक्टेड है आज के टाइम में, 233 आउट ऑफ 250। टोटल कितने हैं इलेक्टेड, कितने इलेक्टेड रिमेनिंग है, 238, 233 बचे 5, 17 मत बोल देना, क्योंकि हम पूछे कितने इलेक्टेड अभी रिमेनिंग है, तो कितने इलेक्टेड रिमेनिंग है अभी 5, क्योंकि जो 5 जोड़ेंगे तो 233 पहुंच जाएंगे, 238 पर पहुंच जाएंगे। जो 12 बचेगा वो कौन होते हैं, नॉमिनेटेड। कौन नॉमिनेट करता है, तो वो तो हट ही गए, 12 बचा 238, उसमें से 5 लोग अभी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा में कितने लोग प्रेजेंट में अभी इलेक्टेड है, 543 आउट ऑफ 550। ठीक है, 543। लोकसभा में कितने लोगों को पहले रिजर्वेशन दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होने का,
और वो 2 लोग कौन होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे ना। कौन सा अमेंडमेंट? वो 2 एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो क्या एंग्लो इंडियन लोकसभा में नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, जनरल इलेक्शन फाइट करके आएंगे। ठीक है, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ बाप दादा, जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहां से बिलोंग करते हो? इंग्लैंड से। ठीक है, वो लोग अगर उनके बच्चे या उनके बच्चे के बच्चे इंडिया में रह गए हैं तो वो एंग्लो इंडियन हो जाएंगे। तो क्या उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं होती है? होती है। सिटीजनशिप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये लोग पार्लियामेंट वाले हो गए। इसके बाद स्टेट में बात करते हैं। इसमें नीचे तक कहां है? वहां पे यहाँ का नहीं आएगा? आए? अच्छा, रुको तो वो दिख जाएगा ना। तुम लोग चश्मा लगवाओ, तुम लोग के डबल एज में, हमारी आंखें एकदम ठीक है। पार्लियामेंट स्टेट की बात कर लेते हैं ना। कुछ कुछ सोच रहे होंगे डबल कैसे यार, हम तो 20 के क्या, आप 40 के हैं। स्टेट में 2 हाउस होते हैं, है ना। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बात आपको पहले ही बता दी गई है। क्या बता दी गई है? यहाँ लिख मेरे साइड में, क्योंकि पुरानी बात है, सबको नहीं दिखाना। हमको पता है, इधर क्या लिख रहे हैं, कहते हो सबको नहीं दिखाना है। लोकसभा राज्यसभा, तो हम क्या करें, निमंत्रण दे तुमको। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये लोग जो होते हैं, ये लोग प्रेसिडेंट में वोट करेंगे। लोकसभा वाले प्रेसिडेंट में वोट करते हैं, राज्यसभा वाले भी करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले भी करते हैं, काउंसिल वाले नहीं करते हैं। तो यहां पर काउंसिल वालों की चर्चा ही नहीं करेंगे। ठीक है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करेंगे, है ना। स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी पहले प्रावधान हुआ करता था कि प्रेसिडेंट एक लोग को नॉमिनेट कर सकता है, एंग्लो इंडियन को। समझ गए? लेकिन अभी वो प्रोविजन नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट को वोट करेंगे। ठीक है, इन लोगों को मिला करके क्या बनता है? इलेक्टोरल कॉलेज, जो प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए पता चल गया कि इतने इतने लोग वोट करेंगे, तो प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा? ठीक है, तो आज इसको थोड़ा डिटेल में हम लिखवाएंगे। जो कल नहीं समझाए थे कुछ चीजें, उनको भी समझा देंगे आज। कल ऊपर ऊपर की बातें आपको सब पता हो गई थी। अब है आर्टिकल 55। कौन बोला है तू? आर्टिकल 55 में क्या लिखा हुआ है? इसको कोटा से याद करते हैं, है ना। कोटा इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है, दोनों वर्ड। ये नहीं पढ़े हो जिंदगी में कोटा। अब बात यह कि सर इस कोटा का एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि समझने को तो हम समझ गए। क्या समझ गए? कि इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, नहीं होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम से नहीं होता, और बैलेट, सीक्रेट बैलेट पेपर से होता है। ठीक है, इस कोटा का जिक्र कहां पर आता है? तो कोटा क्या होता है समझो। जैसे कि अगर मान लो एमपी एमएलए, तो कल हम लोग जिक्र कर रहे थे कि उन लोगों को किसी किसी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कोटा दिया जाता है ना। कोटा का मतलब होता है कि एक फिक्स वैल्यू किसी भी चीज की, उसको कोटा कहते हैं। समझ गए? जैसे कि एक मिनिमम, बेयर मिनिमम वैल्यू है, फिक्स वैल्यू। तुमसे हम बोले, तुमको हम होमवर्क दिए, और वो होमवर्क करने में मान लो हम तुमसे बोले कि 25 सवाल होमवर्क है, और बाकी खुद से जितना करना हो तो तुम कर सकते हो। ठीक है, वो तो एक अलग बात है। तुम सिर्फ 25 सवाल ही किए, तुम 26वां कर सकते हो, तुमको आ भी रहा था, टाइम भी था, लेकिन तुम बोले नहीं, अपने से तो करेंगे। तो फिर उसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि बस कोटा ही पूरा करके आए हो, बस मेरी क्या। तो आप एक फिक्स वैल्यू कंप्लीट कर लिए, जितना नेसेसरी था। इस बात को समझो, हम इस पर जोर दे रहे हैं, जितना जरूरी था, मिनिमम जितने की जरूरत थी, आप उतना कंप्लीट कर लिए। समझ गए? तो प्रेसिडेंट के सेंस में समझो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के सेंस में, कि इस कोटा का मतलब होता है, इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। इस कोटा का मतलब होता है 50% प्लस 1। अब ये बात तुम एक जनरल केस में समझ सकते हो। मान लो क्लास में 9 बच्चे,
ठीक है। या फिर चलो मान लो क्लास में 8 बच्चे, क्लास में 8 बच्चे, कोई डिसीजन लेना है, तो हम बोले कि अगर हम एक बिल तैयार किए, ठीक, फॉर एग्जांपल इस बोर्ड का कलर ब्लैक कर देते हैं और चौक से लिखेंगे ये डिसीजन लेना है, तो हम पूछे कि कितने बच्चे इसके फेवर में हैं कि बोर्ड का कलर जो है वो ब्लैक कर दिया जाए, तो इस बिल को पास होने के लिए कितना मिनिमम कोटा होना चाहिए? तो तुम बोलोगे सर 50% तो होना ही चाहिए, कम से कम आधे बच्चे तो मान जाए। अब जब तुम ये बात कहोगे कि सर कम से कम आधे बच्चे तो मान जाए, मतलब आप बात कर रहे हैं 50% की। क्लास में कितने बच्चे थे? 8, 4 बच्चे मान गए कि बोर्ड को ब्लैक बोर्ड कर दीजिए, लेकिन 4 इसके ऑपोजिशन में तो चले गए, तो मतलब दोनों साइड का बराबर हो गया। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में सपोज करो सिर्फ 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, 50% वोट इसको मिल जाती है, तो 50 इसको मिलेगी, सही बात है। तो अब उस केस में तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि प्रेसिडेंट किसको बनाए। तो कोटा 50% लिखना क्या पर्याप्त है? नहीं, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 दैट इज कोटा। तो इसका ये मतलब है। अब आर्टिकल 55 क्या बोलता है कि इलेक्शन के तरीके क्या है, क्या टाइप, किस तरीके से इलेक्शन का मेथड क्या है, समझ रहे हो? तो इसका ऑफिशियल तरीके से याद रखने के लिए तो कोटा ठीक है, लेकिन आप समझिए मेथड ऑफ इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन। अब इस मेथड ऑफ इलेक्शन में आपको 4 चीजें समझनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहली बात यह आती है कि अमीबा पैरामिशन भी किया था क्या तुम लोग? यहां पर आधे से अधिक बच्चे इसी पे देख रहे हैं, ओ मिला नया स्पेसिंग। सुनो, मेथड ऑफ इलेक्शन में पहली बात तो है कि पहला सवाल ये आता है कि मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो कहां से लिया गया है, क्योंकि हम लोग प्रेसिडेंट को डायरेक्ट भी तो इलेक्ट कर सकते थे जैसे यूएसए में होता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट होता है। इलेक्शन के पहले जो प्रेसिडेंट ऑलरेडी रह चुका है, मतलब जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, जो है प्रेसिडेंट, वो और उसके ऑपोजिट में जो प्राणी खड़ा हो रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आपको मैं पहले बताएं कि वो लोग पब्लिक मीटिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सवाल पूछे जाते हैं कि क्या क्या किया आप इस 5 साल में, जो कि भारत में तो हो ही नहीं रहा। भारत में हेड ऑफ गवर्नमेंट ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कतराता है, पता नहीं क्यों। बहुत व्यस्त है, मतलब अपने जीवन अपने काम में बहुत व्यस्त है। नहीं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं यार, नाम लेंगे तब भी समझोगे, है ना? बहुत व्यस्त है। क्यों व्यस्त है? वो अपने काम में व्यस्त। जैसे मेरी इच्छा कर रहे हैं मान लो कि टॉफी का फैक्ट्री डालने का, डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पता है व्यूज बढ़ रहे हैं यूट्यूब पर। तो अभी तुम लोग को पता है मेरा एक वीडियो ग्लोबली ब्लॉक कर दिया गया। तुम लोग को यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो नहीं दिया, एक शॉर्ट नहीं दिएगा उसमें। एक शॉर्ट हम डाले थे, है ना, जिसमें रिएक्शन दिए थे, वो वीडियो ब्लॉक कर दिया गया। जो हम क्लास वाले शॉर्ट डाले थे वो वीडियो ब्लॉक कर दिया गया, मेरा ग्लोबली ब्लॉक कर दिया गया। मतलब सोचो, असल में वो क्या होता है ना, वो ऑटोमेटेड होता है कि अगर ये कीवर्ड अगर वीडियो में दिख रहे हैं ऐसा कुछ है तो ब्लॉक कर देगा। उनको ज्यादा नहीं पता है किस किस तरीके से ब्लॉक होता है, उस पर कोई और भी रीजन रहा हो। अब इसको चेक वो किया जाएगा, लेकिन टाइम कहाँ बच रहा है। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, देखो सही में ब्लॉक कर दिया गया भाई। तो अब नहीं ले सकते ना नाम, क्यों नहीं नाम ले सकते? हमारे मोदी, हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इतने व्यस्त हैं, है ना? तो विदेश में जाते हैं, अवार्ड मिल जाता है उनको, है ना? अब अवार्ड, हम ये नहीं कह रहे अवार्ड में टॉफी मिल जाता है उनको, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों को टॉफी, लेकिन मेलोनी बच्ची थोड़े। मेथड ऑफ इलेक्शन देखो क्या होता है। मेथड ऑफ इलेक्शन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि कहां से बोरो किया गया है, ठीक? तो इसको याद रखने का एक तरीका है, सुनो ध्यान से। अगर कोई तुमसे पूछे कि इलेक्शन का मेथड प्रेसिडेंट का कैसा है, तुम्हारे मन में पहले आएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अरे आएगा ना? प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो पहले अपने मन में उसको लिख लेना इनडायरेक्ट, ठीक है? और आई से देश का नाम याद रखना, आयरलैंड, क्योंकि देखो यूएसए हो नहीं सकता। अगर आप हल्का सा भी जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको समझ आएगा यूएसए नहीं हो सकता, वहां प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। माय फ्रेंड, डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है उनको। आगे थोड़े बोले पागल हो गया तुम, उनको पागल समझ करके आगे नहीं बोलेंगे। तो समझ रहे हो, उनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। उसके बाद जो बाइडेन थे, नहीं जानते हो क्या? जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के पहले थे, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं वो, ठीक है? वो भी संपर्क करना चाहे थे टॉफी से, लेकिन हो नहीं पाया। इनडायरेक्ट से याद रखिएगा आयरलैंड, समझ गए? आयरलैंड। प्रेसिडेंट का
मेथड ऑफ इलेक्शन कहां से बोरो किया गया, जो कि कैसा है, ठीक है। तो हम यहां लिख रहे हैं आयरलैंड से लिया, ठीक, और इनडायरेक्ट मेथड है। समझ गए मेरी बात को? अब इसमें 4 टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे ना, 4 टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, जिसमें पहला टर्म ये आता है, ये क्लॉज नहीं है, हम बस पॉइंट लिख रहे हैं ना। पहला पॉइंट आता है इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिंपल मतलब यह है कि इसमें आम जनता वोट नहीं करती है। समझ गए? देश के हर नागरिक इसमें वोट नहीं करता है। हम लोग मतलब आम जनता जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके स्टेट और सेंटर में भेजती है, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। समझ गए? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द वोटिंग इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। जिनको आप इलेक्ट करते हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। समझ गए? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स elected by the citizen of India, participate in the election of president and vote। आपके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए गए हैं, आप किसको इलेक्ट किए? स्टेट असेंबली के लोगों को। आप किसको इलेक्ट किए? लोकसभा के लोगों को, ठीक है। और समहाउ राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर सिलेक्ट किए गए। ये सारे के सारे, लेकिन ध्यान रखना, एक्सेप्ट हम यहां पहले लिख दिए हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ, ठीक। वो लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर हुआ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का ये मतलब, ये जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन से हम लोग किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। कौन बोला? सीएम। लोकसभा के इलेक्शन से किसको चुनते हैं आप? भारत में सबसे बड़ा इलेक्शन कौन सा होता है? लोकसभा का, जिसको जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है, आम चुनाव। समझ गए? आम चुनाव इसलिए नहीं कहते कि चुनाव बहुत लुल्लू टाइप होता है। आम चुनाव इसलिए कहते हैं कि उसमें आम आदमी वोट देता है। समझ गए? हाँ, ऐसे ही लोकसभा को लोअर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे एक एक लोअर कैटेगरी का भी सिटीजन अगर है, किसी भी क्लास का, सबसे लोअर क्लास का भी सिटीजन है, वो भी चुनाव लड़के लोकसभा में बैठ सकता है। लेकिन राज्यसभा में क्या तुम डायरेक्ट बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। कैसे बैठेंगे बाद में बताएंगे, अभी हमको नहीं पता है। अब समझो बी, एक हो गया इंडायरेक्ट इलेक्शन। अब दूसरी बात करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। समझ गए? तो पहले इतना लिखो, और नहीं तो क्या पीडीएफ देंगे क्या? देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम थ्रू सीक्रेट बैलेट पेपर। समझ गए? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम थ्रू सीक्रेट बैलेट पेपर, ठीक। अभी तीनों चारों बातों का मतलब समझना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझिए आप। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट को वोट करेंगे एमपीज और एमएलएज, है ना। अब एमपीज मतलब सिटिंग पर्सन इन आइदर ऑफ द हाउसेज, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, और जो एमएलएज वो कहां बैठता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बैठता है। अब देखो बात क्या है कि अगर मान लो कोई स्टेट है, स्टेट में पॉपुलेशन कम है, तो
वहां पर एक एमएलए कम लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कोई स्टेट है वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो दो सिनेरियो कंसिडर करो, जैसे एक सिक्किम ले लो, एक उत्तर प्रदेश ले लो, ठीक है। तो सिक्किम में भी कुछ एमएलए होंगे और वहां भी कुछ पॉपुलेशन होगी, उत्तर प्रदेश में भी एमएलए हैं और यहां की पॉपुलेशन है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इससे रखा गया है। पहली बात कि भारत जैसे बड़े देश में डायरेक्ट इलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। अब किसी को नहीं भी आ सकता सर, यूएसए भी तो बड़ा देश है, ठीक है, तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो पाए इसके लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर हर राज्य का जो चुनाव होता है, राज्य का चुनाव, हम कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, स्टेट असेंबली वाला, वो अलग अलग टाइम पे हो जाता है, कभी कभी 2-3 राज्यों का एक साथ भी चल रहा होता है। तो राज्य का चुनाव अलग अलग टाइम पे हो रखा है, तो वहां पे एमएलए ऑलरेडी इलेक्टेड है ना। लोकसभा का चुनाव एक अलग समय होता है, तो सारे एमपी इलेक्ट कर लिए जाते हैं, अब चुपचाप प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो प्रेसिडेंट का चुनाव भी डायरेक्ट तरीके से किया जाता, तो जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, फिर वैसे ही प्रेसिडेंट का भी चुनाव कराना पड़ता, उतना ही समय लगता, उतना ही पैसा खर्च होता, ठीक। तो उतने ही समय तक, जैसे कि चुनाव वगैरह जो होता है लोकसभा का, तो टीचर्स की ड्यूटी लगती है, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनकी भी चुनाव में ड्यूटी लग जाती, तो वो लोग अपना काम नहीं कर रहे होते उस टाइम तक। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं, ठीक है, स्कूल की बसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन में, जो गवर्नमेंट की बस होती है, प्राइवेट बस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेसिडेंट का चुनाव थोड़ा सरल रखा गया है। अब जब प्रेसिडेंट का चुनाव सरल रखा गया है, तो वोट कौन देता है, एमपी एमएलए वोट देते। सर अगर एमपी एमएलए वोट दे रहे हैं, तो फिर कुछ एमपी के अंडर में कुछ एमपी ऐसे होते हैं जो कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ एमपी ऐसे हैं जो ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर सबकी वोट वैल्यू बराबर कैसे हो जाएगी? क्योंकि प्रेसिडेंट वैसे है तो हेड ऑफ स्टेट ही, पूरे भारत का हेड है, तो प्रेसिडेंट को भी चुनने का तरीका एक ऐसा होना चाहिए जहां पर हर आम आदमी की इच्छा का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। तो इसी के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ना होता है। अब ये क्या होता है कि हम लोग हर एमपी और हर एमएलए की वोट वैल्यू को लगभग बराबर करने का प्रयास करते हैं। अब कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग हर एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालते हैं कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से हम लोग प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो देखो वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, हम लोग कल पढ़े थे ना शायद इसको। वोट वैल्यू करना क्या होता है कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, वोट वैल्यू कितनी है, ये डिपेंड करता है कि जिस राज्य का वो एमएलए है, जिस स्टेट में वो एमएलए बना हुआ है, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और इसको पहले डिवाइड किया जाता है कि उस स्टेट में पूरे पॉपुलेशन पे कितने एमएलए हैं, समझ गए। तो नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, जो भी एमएलए हैं, नंबर ऑफ एमएलए इन द स्टेट मल्टीप्लाइड बाई 1000। इससे क्या होता है, इससे एमएलए की वोट वैल्यू निकल आती है। आपको हम बताए थे कि 1000 से डिवाइड क्यों करते हैं, सिर्फ डेटा थोड़ा छोटा दिखे, जोड़ने घटाने गुणा भाग करने में आसानी हो, इसलिए 0 के 3 फैक्टर से डिवाइड कर देता है, समझ गए, एक साथ डिवाइड करते हैं, डेटा छोटा हो जाता है। जैसे यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू थोड़ी छोटी दिखाई देगी। तो अभी 1000 से जो डिवीजन करते हैं वो लगभग हर राज्य में करते हैं, क्योंकि कोई भी राज्य ऐसा नहीं है भारत में जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1000 में, समझ रहे हो, सबकी कई लाख करोड़ ऐसा है ना पॉपुलेशन इंडिया में। तो एमएलए की वोट वैल्यू ऐसे आ जाती है। अब इसका एग्जांपल समझो, जैसे यूपी ले लो, मान लो यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, ठीक, ये 20 करोड़ हो गया जी, 1,000 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये हो गया, ठीक है, 3 चलो, ये हो गया 20 करोड़। और मान लो कि यहां पर जो एमएलए हैं, मान लो 400, ठीक। तो एक तरफ तुम यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू कैलकुलेट करो, एक एमएलए का जो वोट वैल्यू है यूपी में कितना होगा। अब समझो ये वोट वैल्यू जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर मान लो यूपी का एक एमएलए प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट देगा, यूपी का एक एमएलए प्रेसिडेंट के चुनाव में किसी कैंडिडेट को अगर वोट देता है, तो उसका वोट एक काउंट नहीं किया जाएगा। एमएलए जब प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट कर रहे होते हैं, तो वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं,
वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिसके ऊपर वो एमएलए है, समझ गए? वो अपने विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पूरे के पूरे। तो एक एमएलए की वैल्यू कितनी आएगी? 20 करोड़ बटे टोटल नंबर ऑफ एमएलए गुणे 1000। तो 3 जीरो यहां से गया, 2 जीरो यहां से गया और 4 बचे 20, तो 500 आया लगभग। अगर ऐसा डेटा है तो यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है? 500। ठीक है। अब सेम चीज सिक्किम के लिए देखो। मान लो सिक्किम की पॉपुलेशन 20 लाख है, हो गया ना 20 लाख। और मान लो कि यहां पर जो एमएलए हैं वो 40 है, या फिर चलो 40 80 कर दो, मान लो 40 ही करो इसको, 80 थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 40 एमएलए। तो यहां के अगर तुम एक एमएलए की वोट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वोट वैल्यू, तो वो आएगा 20 लाख बटे 40 गुणे 100, 1000। 3 जीरो यहां से कटा, 1 जीरो यहां से कटा और 4 बचे 20, तो ये 50 आ गया। हाँ एक सेकंड, तो एक एमएलए की जो वोट वैल्यू है सिक्किम की वो कितनी आ गई? 50। अब इससे क्या फायदा हुआ ये बताओ? वोट वैल्यू निकाल करके प्रेसिडेंट को एक सिंगल वोट ना दे करके ये वोट वैल्यूज प्रोवाइड करना, मतलब कि अगर यूपी का एक एमएलए वोट करेगा तो हम मान लेंगे कि उस कैंडिडेट को 500 वोट मिले या फिर 500 पॉइंट्स मिले। इनको पॉइंट्स से चलो डिस्कस कर लो। अगर यूपी का एक एमएलए प्रेसिडेंट को वोट देता है, ठीक, तो हम ये कहेंगे कि प्रेसिडेंट को, उस कैंडिडेट को 500 पॉइंट मिल गए। अगर सिक्किम का एक एमएलए वोट देता है तो हम ये कहेंगे कि सिक्किम वाले एमएलए के थ्रू उस कैंडिडेट को 50 पॉइंट मिले। तो एमएलए की वोट वैल्यू डिफरेंट क्यों है? और प्रेसिडेंट का चुनाव इस तरीके से होना सही है? बताओ कैसे? कैसे सही? क्या दिक्कत है अगर सिर्फ एमएलए में वोट बांट दे? क्या दिक्कत है इसमें? मान लो जितने भी एमएलए हैं वो सारे एमएलए के हिसाब से अलग अलग वोट दे दें। मान लो 100 एमएलए हैं, 3 कैंडिडेट उठे, 20 वोट, 30 वोट, 50 वोट, बात खत्म, 50 वाला जीत गया। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, ज्यादा लोग की वोट्स हैं, ठीक है। तो इतना तो वो समझ में आ गया कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां का वोट वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि ये ज्यादा लोग की वजह से एमएलए बने। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ ये क्यों नहीं बोल दिया जा रहा कि एक एमएलए वोट दिया तो एक वोट मिल गया, एक एमएलए यहां का वोट दिया तो एक ही वोट मिला? क्यों? वोट वैल्यू क्यों? पसंद होगा। 50 लोग का पसंद होगा, ठीक। और इसके आगे तो यूपी के 500 लोग चाहते हैं कि वादी प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या गलत हो जाता? कल इस बात को हम समझाए थे क्लास में, बहुत सिंपल तरीके से समझाए थे इस बात को क्लास में, कि अगर नहीं करते ये सीन, अगर सिर्फ एमएलए बात करते तो क्या दिक्कत हो जाती? तो क्या दिक्कत हो जाती बताओ? सारे लोगों की वोट वैल्यू डिफरेंट, वोट वैल्यू नहीं निकालते बेटा, अगर बस एमएलए वोट करते तो क्या दिक्कत हो जाती? एकदम सरल तरीके से समझा सकते हो। यूपी में एक एमएलए एक प्रेसिडेंट को वोट दे दिया, एक कैंडिडेट को, ठीक। और सिक्किम के 2 एमएलए किसी एक कैंडिडेट को वोट दे दिए, तो एमएलए के हिसाब से सिक्किम वाला प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए, लेकिन ये गलत हुआ। हाँ, मतलब यूपी वाला एमएलए जिसको अपना वोट दिया, अगर मान लो सिर्फ 3 ही एमएलए हैं पार्लियामेंट में, अरे स्टेट में सब मिला जुला के सिर्फ 3 ही एमएलए हैं, तो उस केस में अगर यूपी का कोई एमएलए कैंडिडेट ए को वोट देता है और सिक्किम के ये दोनों कैंडिडेट बी को वोट दे दिए, तो सिर्फ एमएलए के वोट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सिक्किम वाले को प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। सिक्किम के 2 एमएलए जिनको वोट दिए, कैंडिडेट बी मान लो, उनको प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए क्योंकि उनको वोट में 2 वोट मिले।
लेकिन अगर आप एमएलए के अंदर जाएंगे, मतलब हर एक एमएलए को पॉपुलेशन के ऊपर देंगे, तो आप देखेंगे यूपी का एक एमएलए 500 लोगों के पसंद को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर वोट वैल्यू पर आएंगे तो यूपी वाला जिसको वोट दिया कैंडिडेट ए को, तो ए को पसंद करने वाले 500 लोग हैं। लेकिन अगर आप बी पर जाएंगे तो भले ही 2 एमएलए वोट दिए उसको, लेकिन वहां पे सिक्किम में हर एमएलए 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स चलो 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको पसंद करने वाले एमएलए तो भले 2 हैं, लेकिन लोग सिर्फ 100 ही हुए, क्योंकि सिक्किम में 50 लोगों पर लगभग एक एमएलए है इसके हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो उस केस में क्या हुआ कि अगर तुम बी को प्रेसिडेंट बना दिए, तो अगर लोगों के पसंद की बात करें तो बी प्रेसिडेंट बना सिर्फ 100 लोगों के पसंद पर, 50 + 50 100, और ए हार गया जबकि वो 500 लोगों का पसंद था। तो इसीलिए सिर्फ एमएलए की वोट वैल्यू काउंट करना उचित नहीं है, लोगों के, मतलब एमएलए के वोट को काउंट करना उचित नहीं है, एमएलए के वोट के वैल्यू को काउंट करना ज्यादा ठीक है। इसीलिए ये चीज किया जाता है, बस मेरी क्या, ताकि स्टेट में डिस्पैरिटी ना हो, स्टेट एक दूसरे के साथ डिफरेंस में ना चले जाए, बस मेरी क्या, ठीक है। एमएलए के वोट वैल्यू का क्या मतलब समझ रहे हैं? एमएलए के वोट वैल्यू का मतलब नहीं कि एमएलए को एक्स्ट्रा पावर मिल गई है, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। एमएलए के वोट वैल्यू का मतलब है कि वो इतने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, बस। और ये एक सही प्रकार है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हर एमएलए उतने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा जिस प्रपोर्शन में पॉपुलेशन उसके स्टेट में प्रेजेंट है। 400 एमएलए हैं और 4000 पॉपुलेशन है, तो एक एमएलए 10 पॉपुलेशन। दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी ना, समझ रहे हो मेरी बात को? ये वही तो है, 400 एमएलए प्रोपोर्शनल थे 20 करोड़ के, तो काट देंगे अगर आप, तो एक एमएलए प्रोपोर्शनल 500, तो दिस इज प्रोपोर्शनल, और रिप्रेजेंट करे लोगों को, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। अब इसी में एक छोटी सी बात और आती है जो भी आपको नहीं पता, आपको बता दे रहे, साइड की बात है, क्या पता कहीं तुमको दिख जाए कि अगर मान लो कि सर ये पॉपुलेशन एग्जैक्ट तो होती नहीं 20 करोड़, मान लीजिए पॉपुलेशन ऐसी होती, 1000 से डिवाइड कर रहे ना, अगर पॉपुलेशन ऐसी होती, मान लीजिए 1,50,590, और एक जगह की पॉपुलेशन है 1,50,000 या फिर 1,50,480, ये 2 राज्यों की अलग अलग पॉपुलेशन है, लेट्स से गोवा और लेट्स से मेघालय, मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि हम लोग आखिरी वाले पॉपुलेशन की देखते हैं कि मतलब 1,50,000, अब 50,000 तो कट जाएगा 3 जीरो से, अगर ये सिर्फ 50,000 होता, मतलब इफ इट वुड हैव बीन लाइक दिस, तब तो 1000 से कट जाता, नीचे जो डिवाइड करते हैं आप पॉपुलेशन वोट वैल्यू निकालने के लिए, तब तो ही कट जाता। लेकिन ये सिर्फ 50,000 नहीं, इसमें एक्स्ट्रा ये भी है 590, और इसमें एक्स्ट्रा एक ये। तो अगर लास्ट की पॉपुलेशन जो 1000 से कम पॉपुलेशन है, सुनना ध्यान से, जो पॉपुलेशन एक्स्ट्रा है 1000 से कम, ठीक, 50,000 तो अपने आप में पूरा है, 1000 से कम वाली पॉपुलेशन कितनी बची? 590। तो अगर ये पॉपुलेशन, ध्यान सुनना, अगर ये पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है, समझ गए, तो इस पॉपुलेशन को 1000 मान लिया जाता है। तो इस केस में ये पॉपुलेशन हो जाएगा 1,51,000, समझ गए मेरी बात को? और अगर ये पॉपुलेशन 500 से कम है, तो उस केस में इसको 0 कर देंगे, मतलब ये पॉपुलेशन में 400 से इग्नोर करेंगे और कितना बन जाएगा? 1,50,000। तुमको नहीं लग रहा है फिजिक्स से राउंड जैसा ही तो है? 5 या 5 से ज्यादा तो बढ़ा दो, 5 से कम तो इग्नोर कर दो, समझ गए? ये सेम वही चीज है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना बस। दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद अगर आप कोई समझ में आ जाता है, फिर हम लोग आते हैं किधर? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या वोटिंग सिस्टम है ना, वोटिंग सिस्टम, इसको हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कह सकते हैं। अब ध्यान से आज सुनना इसका एक्चुअल डेटा, कल तो आपको समझ में तो आ चुका है कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। ये फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम के तरीके से नहीं होता, फर्स्ट पास द, सॉरी, एक और तरीका जो होता है उसका नाम यहां लिख दे रहे हैं, फर्स्ट पास द पास्ट, या तो द पोस्ट सिस्टम या तो बाई द या बाई पोस्ट सिस्टम, ठीक है। इसको FPPS कहते हैं, ठीक।
तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव ऊपर वाले तरीके से नहीं होता, एसपीपीएस से नहीं होता, एसटीवी से होता है। एसपीपीएस में क्या होता है कि बस एक ही बार चुनाव होगा, बस एक बार चुनाव होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, भले ही वो 50% ना हो। अगर 4 लोग हैं और 100% वोट है, 20%, 20%, 30%, 20%, 20%, 25%, 35%, तो ये वाला आदमी जीत जाएगा, 35% मिला हुआ है, 50 किसी का नहीं है। लेकिन इन सब में कंपैरिजन करने पे मैक्सिमम किसका आएगा? जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना, ठीक है। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। देखो कैसे काम करता है, ध्यान सुनना, ये बात अभी तक तुम नहीं जानते हो। तो देखो, ये कहता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट हैं, ठीक, 4 कैंडिडेट हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट किए हुए, ठीक। अब जितने भी लोग हैं वोट देने वाले, वो सारे लोग अपना वोट करेंगे, इन सबको वोट देंगे। तो इसमें पहला पॉइंट तुमको क्या याद रखना है कि पहली बार ही चुनाव में जो कैंडिडेट, इफ अ कैंडिडेट सिक्योर करता है 50% प्लस 1, पहले स्टेज में ही अगर चुनाव हुआ और उनमें से कोई भी चारों में से एक कैंडिडेट अगर 50% प्लस 1 इतना वोट सिक्योर कर लिया तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन जाएगा। समझ गए? ये हुई पहली लाइन। अगर एक कैंडिडेट सिक्योर करता है 50% प्लस 1 वोट्स तो वो क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट, और चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब यहां से दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी कैंडिडेट 50% प्लस 1 या 50% सिक्योर नहीं किए, इफ नन secured the minimum required quota, the minimum required quota, तुमको समझ आ रहा है कोटा क्यों बोल रहे इसको? और कोटा कितना है? अगर इन चारों में से कोई भी इस कोटा को कंप्लीट नहीं करते, ठीक है, तो उसके बाद होगा प्रोसेस एलिमिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स, ठीक है। तो क्या होगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसका एलिमिनेशन होगा? उस कैंडिडेट का, द कैंडिडेट विथ लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जो कैंडिडेट सबसे कम वोट पाया है उसको फर्स्ट राउंड के बाद एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तब जब कोई भी कैंडिडेट मिनिमम कोटा को कंप्लीट नहीं कर रहा होगा। तो मान लो कि जो कैंडिडेट ए है वो कैंडिडेट लेट से 30% सिक्योर कर लिया, जो बी है वो मान लो 7% सिक्योर कर लिया, ये 33% सिक्योर कर लिया, और इसको 43% कर दो, 43% सिक्योर कर लिया, और ये 20% सिक्योर कर लिया। 100 हो गया जी, 50, 30, 80, 20, 100। इस केस में कोई भी कैंडिडेट 50% सिक्योर नहीं किया है, तो 50% प्लस 1 की तो बात दूर है। अगर 50% सिक्योर नहीं किया है तो फिर इस केस में इनमें से कोई भी चुनाव नहीं जीता। अब एलिमिनेशन फॉलो होगा। अब एलिमिनेशन में कौन हट जाएगा? बी हट जाएगा, और बी के हटने के बाद जो बी का वोट है, 7% लोग जो बी को वोट देंगे उनका वोट बांट दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा उनका वोट? तो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है बैलेट पेपर, सीक्रेट बैलेट पेपर। अब सीक्रेट बैलेट पेपर क्या होता है? तो सीक्रेट बैलेट पेपर देखो, सीक्रेट बैलेट पेपर क्या होता है? एक कागज होता है, उस कागज पे इन सब, अगर 4 कैंडिडेट है तो इन चारों का नाम लिखा जाएगा। प्रेसिडेंट के पद के लिए 4 कैंडिडेट खड़े हो जाएं, ये बहुत ही रेयर होता है।
कई बार तो एक ही आदमी खड़ा होता है, दूसरा कोई उसका अपोज ही नहीं करता, और कई बार 2 या मैक्सिमम 3 खड़े होते हैं। इन जनरली 2 ही लोग खड़े होते हैं। नहीं समझे? ऐसे ही प्रेसिडेंट के पोस्ट में मतलब क्या, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है ना। हम बताते हैं क्या रिक्वायरमेंट, इसके बाद बताएंगे। प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट लिख देते हैं, इसके बाद बताते हैं कि प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास क्या होना चाहिए तो आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्योंकि आपकी एज नहीं है, पहली बात। लेकिन अगर आपकी एज है तो लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। उसके लिए कंडीशन फुलफिल करना होता है। अरे क्यों लड़ सकते हैं? जो लड़ता है वो भी तो ह्यूमन ही होता है। लोकसभा का मेंबर होना चाहिए क्या? कल हम क्लियर किए थे कि लोकसभा का मेंबर होना नहीं चाहिए, योग्यता होनी चाहिए उसके पास लोकसभा के मेंबर बनने की। भी आगे फिर से आएगा वो चीज। अब सीक्रेट बैलेट क्या होता है, सुनो ध्यान से। एक ऐसा पेपर होता है, लिखवाएंगे नहीं, बस समझा दे रहे सीक्रेट बैलेट क्या होता है। इस पर सारे कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, ए बी सी और डी, मान लो 4 लोग हैं। अब इनका सबका यहाँ ऐसे नाम लिखा हुआ है ना, फलाने, फेकूराम, महाजन, सबका ऐसे नाम लिखा हुआ है। तुमको क्या करना होता है? तुमको प्रेफरेंस ऑर्डर में नाम भरना होता है। मतलब तुमको इन सारे नाम को प्रेफरेंस देना होता है। अगर मान लो तुम ये चाहते हो कि सर हम चाहते हैं कि हम बी वाले को प्रेसिडेंट चुने, तो तुम बी वाले के सामने लिख दोगे फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर क्योंकि तुम समझदार हो, तुम पहुंच चुके हो इलेक्ट होकर के, या तो राज्यसभा लोकसभा में या तो विधानसभा में, तो तुमको पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बी एलिमिनेट हो जाए इस तरीके से। तो उस केस में आपको अपना दूसरा ऑप्शन बताना पड़ेगा कि दूसरा किसको चुने अगर बी हट गया तो फिर अपने सर दूसरा चाहते हैं ए को। और अगर दूसरा भी, अब जब दूसरे स्टेज में चुनाव होगा तो 7% बढ़ जाएगा। मान लो ये 7% में जितने भी लोग हैं उनमें से सी के तरफ कोई गया ही नहीं। कुछ लोग ए के तरफ वाले हैं, कुछ लोग डी के तरफ वाले हैं। सेकंड प्रेफरेंस कुछ लोग का ए है, कुछ लोग का डी है। तो फिर से किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मान लो इसमें से 4% बोले थे कि हमको सेकंड नंबर पे ए चाहिए, तो अगले स्टेप में ए के पास 34 हो जाएगा, और 3% बोले हमको डी में जाना, तो अगले स्टेप में डी के पास 23 हो जाएगा। तो अभी भी वोटिंग परसेंटेज क्या आ रहा? 34, 43, 23। तो अभी भी कोई 50% सिक्योर नहीं किया। तो फिर से जिसका सबसे कम है वो कट जाएगा, इसका वोट फिर से बढ़ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई भी एक कैंडिडेट 50% +1 सिक्योर ना कर ले। समझ गए? ठीक है। तो सीक्रेट बैलेट, फिर मान लो तुम थर्ड इसको दे दिए, फोर्थ इसको दे दिए, ये होता है बैलेट पेपर। समझ गए मेरे बात को? बैलेट पेपर जो होता है वो वास्तव में पेपर ही होता है। प्रेसिडेंट का चुनाव ईवीएम से नहीं होता। ईवीएम क्या होता है? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। पहले जब चुनाव हुआ करता था तो मशीन से नहीं होता था, पहले चुनाव पर्चे से होता था। वहां जाते थे, वहां पे टिक मार के पर्चा मोड़ के डाल देते थे डिब्बे में, फिर से गिनते थे। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहा है। तो 4 प्रकार का खबर तुम सुने होगे, ईवीएम ही हैक कर लिया जा रहा है ना। अब अगर कहीं कोई पार्टी हार जाती है तो वो कहती है कि ऑपोजिशन वाले ईवीएम हैक करवाए हैं। अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि वो ईवीएम हैक करवा के जीता है। मतलब फंस जा रहा है ईवीएम, कोई ना कोई हैक कर ही ले रहा है उसको। ठीक है। अब इसके प्रूफ रियल में है नहीं है, क्या है क्या नहीं, तुम लोग का काम है, जाओ चेक करो। लेकिन कितना वो गिनते होंगे? अरे पागल, सोचो यही इसी चीज का तो ड्यूटी लगता है इलेक्शन में, वोट गिनती का। पापा थे ना, पापा ड्यूटी लगती थी। बाकी जिनके वैसे लोग होंगे, सुने तो होंगे कम से कम। तो जो सरकारी स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, लोग सबकी ड्यूटी लग जाती है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। अभी जितना इतना चाप के वोट गिनती किया जाता है कि 1 महीना भी नहीं लगता है, पूरा रिजल्ट आ जाता है लोकसभा चुनाव का, कुछ ही दिन में आ जाता है। नहीं समझ बात मेरे? क्या हूं, समझ में आ रहा है? कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। क्या तारीख है आज? 28। हम 8 मई का पेपर दिए हैं आरआरबी एनटीपीसी का। आज तक रिजल्ट नहीं आया। 8 मई आज तक रिजल्ट नहीं आया बेटा। अरे 50 दिन हो गया, जोड़ रहे, 50 दिन हो गया पूरा। तो जो अभी प्री का रिजल्ट नहीं आया है, फिर उसके बाद मेंस होगा। मतलब यहां वोटिंग सेट करके, वोट करके, चुनाव हो के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री बन जा रहे, पूरे देश को चलाने के लिए आप योग्य हो जा रहे हैं। यहाँ छोटा सा नौकरी नहीं लग सकता इंसान का, 1 साल लग जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में।
अब वो तो तब है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, नहीं? हम लोग ये सब बतिया बोलते तो कुछ कुछ बिटवा भैया लिखते रहते हैं कि अच्छा सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये सब बहुत जरूरी है सुनना लोग, है ना? ये सब रिक्रूटमेंट उसका एकदम नज्जी का वर्क है। चलो फिर कोई बात नहीं, रेलवे का तो वैकेंसी नहीं आता है, अभी आ रहा है ना, 19 में आया, फिर 22 में आया, उसका पेपर होते तो 24 हो गया। 2019 में वैकेंसी आया था रेलवे का। तुम लोग इसके पहले मेरे मुंह से रेलवे का नाम सुने थे कभी? वैकेंसी कब आई थी? 19 में, फिर कब आई? 22 में, 22 से 23 में चुनाव, फिर उसका होते होते प्रोसेस 24 हो गया, केस हो गया, उसी पर केस बढ़ गया। चुनाव में केस क्यों नहीं होता है? और अगर चुनाव में केस होता तो अटकता क्यों नहीं चुनाव? होना चाहिए ना। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो बोल देता है कि अरे करनी चाहिए क्या, साझा करनी चाहिए क्या, अपने बहू बेटियों का वीडियो साझा करना चाहिए क्या? तुम कौन सा वीडियो सोच रहे हो साझा करने के लिए? तुमसे चुनाव का वीडियो मांगा जा रहा है, उससे खतरनाक वीडियो तो इंस्टाग्राम पे साझा हो जा रहा है ना? वोटिंग इलेक्शन का वीडियो तुम साझा करने के लिए बोला जा रहा है, तो तुम ये देख लो कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहू कब चुनाव में जाके पार्टिसिपेट कर रही है, उस समय का वीडियो मत दो। तो कटवा, अरे हम भी तो वीडियो काट क्रिएट करते हैं यहाँ, तुम भी काट क्रिएट कर लो। तुमको ये तो पता होगा कि तुम्हारी बहू या तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन किस दिन वोट देने के लिए गई है, उस दिन का वीडियो मत दो। फिर तुम कह दे रहे हो 1 महीने बाद की डेटा डिलीट हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम और देश की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता क्या की बात कर रहे हैं। हम भारत का डिस्क्लेमर ऑटोमेटेड, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी देश की बात, क्या पता पाकिस्तान को देख के भड़क जाए तो सीधे मिसाइल यही मार दे, तुम लोग बैठे रहो, हम उड़ी आ जाए यहाँ से। किसी के खिलाफ खराब नहीं बोलना चाहिए, क्या पता किसका दिमाग कब सटक जाए, क्या पता उसामा बिन लादेन जिंदा हो गया हमको रेल दे, है ना? सब एकदम दिक्कत की बात है। तो सुनो, ये बैलेट पेपर पर इस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर डाल दिया जाता है। अब मान लो जितने लोग बी वाले थे, ठीक है, कुछ लोग बी वाले थे, अब इनका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा ए, कुछ लोग डाले होंगे डी को सेकंड प्रेफरेंस पर, तो इसका वोट बढ़ जाएगा। समझ गए? ये प्रोसेस कब तक होगा एलिमिनेशन का? जब तक कि कम से कम कोई एक कैंडिडेट मिनिमम कोटा सिक्योर न कर ले। समझ गए? तो इफ अ कैंडिडेट सिक्योर्स इतना कोटा, प्रेसिडेंट बन जाता है। बट इफ नन सिक्योर्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा, एलिमिनेशन। अब द कैंडिडेट विथ लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स गेट्स एलिमिनेटेड, ELI गेट्स एलिमिनेटेड, ठीक है? और ये प्रोसेस कब तक चलता है? प्रोसेस कंटिन्यूज तब तक टिल वन कैंडिडेट सिक्योर्स मिनिमम कोटा। समझ गए क्या? तो ये हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, और ये क्या हो गया? सीक्रेट बैलेट पेपर। इस तरीके से होता है। अब इसमें एक सवाल पूछता है, पार्टी विप कर सकती है या नहीं कर सकती है अपने एमएलए एमपी को? इसका मतलब समझिए, हम क्या बोले? पार्टी विप, WHIP। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट को विप कर सकती है या नहीं? जैसे मान लो कि भाजपा अभी रूलिंग पार्टी है और प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, ठीक? अब भाजपा जो है वो अपने एमपी या एमएलए को इस बात के लिए फोर्स कर सकती है कि नहीं कर सकती है कि सुनो, हमारी पार्टी जिधर वोट देगी प्रेसिडेंट को, तुमको उधर ही वोट देना है। तो पॉलिटिकल पार्टी विप मतलब ऑर्डर नहीं कर सकती। विप मतलब ऑर्डर, समझिए। पॉलिटिकल पार्टी अपने ही कैंडिडेट को ऑर्डर नहीं दे सकती कि तुम इसको वोट करो कि हम सब लोग इसको वोट करना, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट कहा जाता है। सीक्रेट बैलेट में पता ही नहीं चलता है कि ये किसका बैलेट है, कौन वोट दिया। समझ रहे हो? हम सब लोग बैठे हुए, सबके पास एक पर्चा दे दिया हम, और सबने पर्चा पे लिख दिया ऐसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके सब मुंह मार दिया, डिब्बा में डाल दिया, तो वो हम देख रहे किसको वोट दे रही, किसको वोट दे रहे, तुम बोले बाद देख लीजिएगा। अब सब पर्चा मुड़ के एक डब्बा में डाल दिया, डब्बा ऐसे उलट पलट दिए, बात खत्म। अब पता नहीं चला तुम्हारा पर्चा कहां गया। अब मान लो कि वो आदमी जीत जाए जिसको हम नहीं चाहते, हम तुम लोग को बोलेंगे तुम उसको क्यों वोट दो? अरे नहीं सर, हम तो उसी को वोट दें जिसको आप बोले। वो अलग की बात है कि तुम उसको वोट ही नहीं, तुम तो नीचे लिख दिए थे कि ये आदमी तो कोई बनना ही नहीं चाहिए। तो दिस इज सीक्रेट बैलेट मेथड। तो पार्टी विप नहीं कर सकती, अपने ही कैंडिडेट को फोर्स नहीं कर सकती, ऑर्डर नहीं दे सकती कि आप किसी। ये कॉमन सेंस भी है, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर तो प्रेसिडेंट का चुनाव भी पूरा पॉलिटिकल हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल नहीं है, अब हम कुछ कह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि फिर तो ऐसे निकल जाएगा ना, मतलब
ठीक है, रेयर मतलब कम से कम इंडिविजुअल फ्रीडम तो है प्रेसिडेंट को वोट देने के लिए, समझ गए। अब आते हैं कि प्रेसिडेंट का चुनाव कंटेस्ट करने के लिए, मतलब फाइट करने के लिए, आपको प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, समझे। पहले लिखो, देखो शॉर्ट में लिखना, जो भी ये कुछ गड़बड़ा गया लग रहा है, कोई बात नहीं। तो दिस इज इट। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग, चलो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, अच्छा चुनाव में खड़े होना, चुनाव में फाइट करना, चुनाव लड़ना, इसको कंटेस्ट करना कहते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसको लिखते हैं टू कंटेस्ट किसका इलेक्शन, टू कंटेस्ट प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, बहुत छोटी 2-3 बातें हैं, ठीक है। उन 2-3 बातों को आपको हम शॉर्ट में समझा देते हैं। सबसे पहले फॉर्म का फीस लगता है, समझ गए, 15,000 रुपए। कितना लगता है? अच्छा, तो एक फीस लगती है, वो फीस होती है कितनी? 15,000 रुपया। तो हम तो कह रहे एक बार तुम लोग लड़ ही लो, 15,000 रुपया पहले तो हम ही पीटेंगे, है ना। 19 साल में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ोगे, युगांडा के बनने वाले हो गया, ठीक है। अब कौन ये मत याद कर ले कि अच्छा युगांडा का 19 होता है क्या, ठीक है। कुछ कुछ बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और आउट ऑफ सिलेबस हो जाती हैं, पर आप समझा करिए, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, वो तुम चेक करना, ठीक है, वो तुम चेक करना, ठीक। चलो देखो प्राची दिखा भी रही है 15,000 रुपए इसकी फीस। भाई ये असल में फीस नहीं होती है, ये जो 15,000 है सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ये क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसका मतलब क्या है कि जो आदमी प्रेसिडेंट बन जाएगा वो तो बन गया, लेकिन जो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा उसका 15,000 वापस मिल जाएगा। बढ़िया ना। ऐसा ही सरकार को फॉर्म के लिए नहीं करना चाहिए कि जिसका सिलेक्शन हो गया उसका तो हो गया, जिसका नहीं हुआ उसका वापस कर दो। तो तुम लोग एसएससी में तो मुंह ताकोगी, जितनी लड़कियां उनका तो ना फीस देना होता है ना, लेकिन रेलवे में मजा आएगा। रेलवे कहती है कि पैसा वापस कर देंगे, मेरा कभी आता तो नहीं आया ही है पैसा कभी आता है पता ही नहीं चलता है पैसा कब आया रेलवे का यार। 500 रुपए फीस ले लेते हैं जन वालों से, कहते हैं कि 400 वापस कर देंगे, अभी पता नहीं चलता है। अरे यार मेरा फोन पे सब कुछ आता है, लेकिन वो फीस का नोटिफिकेशन नहीं आता कि वापस आ गया। कहता है फ्री में खाली बैठ जाइए, फ्री अटेम्प्ट कर लीजिए, यहां साला मेन 100 अटेम्प्ट करके आदमी फेल हो जाए, फिर पैसा नहीं आता वापस। तो ये क्या है 15,000 रुपया? क्या ये फीस है, फॉर्म फीस? नहीं, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ताकि कम से कम जो उल्लू लुल्लू लोग जो 5 रुपए का चाय पी घुस जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, जिनका साल का खर्चा 15,000 रुपए है, कम से कम वो लोग तो यहां से हट जाए, ठीक है। तो अरे सर 15 रुपए को बोलिए थोड़े, रुको जुटा लेगा। तो इसीलिए अगला क्राइटेरिया है कि अगर 15 जुटा भी है, बनारस के एक तो ज्वेलर, उनका ज्वेलर है था, अभी का नहीं पता, बनारस के ज्वेलर थे, हम लोग के सर बताए थे ये बात कि बनारस के ज्वेलर थे, बहुत पहले की बात है, मतलब हम जो आपको बात बता रहे हैं ये 8 साल पहले हम पढ़े थे, तो सर बताए थे कि बनारस की कोई ज्वेलर थी, उनका नाम नहीं पता हमको, वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे सिर्फ भौकाल के लिए, सिर्फ फेम के लिए। तो दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके पास, मतलब वो बहुत अमीर थे, ज्वेलर्स ऐसे भी अमीर होते हैं, है ना, मतलब उनका जॉब बिजनेस ही ऐसा है कि वो अब एक लेवल से, तो बीपीएल तो नहीं होगा, है ना, ऐसे हम क्या है गरीब आदमी। अरे तो क्या दिक्कत है उसमें? ज्वेलर मतलब क्या होता है, तुम अपना सोना होना का ट्रेडिंग स्टार्ट करो, बस हाथ करो, है ना, गहना बेचो लाओ खरीदो, दिस इज ज्वेलर, यही होता है ना।
सोनार यही लोग तो होते हैं ना, ठीक है, क्या गोल्ड स्मिथ बोलते हैं ना, गोल्ड स्मिथ सोनार को, हाँ ठीक है। तो दूसरा क्राइटेरिया यह है कि तुम्हारे पास तुम्हारे हित में या फिर तुम्हारा नेटवर्क या तुम्हारा कॉन्टैक्ट 100 MP या MLA से होना चाहिए। कितने? अब सर कांटेक्ट का क्या मतलब है? हम कह देंगे सबका नंबर सेव कर लिए, सुशील सिंह, विशाल कुमार श्रीवास्तव, है ना, मतलब अरे जैसे सुशील सिंह MLA है मान लो, विशाल कुमार श्रीवास्तव हम MP है मान लो, प्रधानमंत्री मत मानना, घबरा जाएगा, केस लग रहा है। तो अब देखो क्या होता है कि इसमें से या तो MP या तो MLA, ठीक है, या तो पूरे 100 MP ले लो या 100 MLA ले लो या मिक्स ले लो, 50-50, 25-15 ऐसे करके मिक्स ले लो। अब इसी से 50 MP या MLA जो हैं ये तुम्हारा पार्टिसिपेशन प्रपोज करेंगे कि तुम पार्टिसिपेट करो, तुम्हारा नाम ये लोग प्रपोज करेंगे प्रेसिडेंट के चुनाव में, 50 MP या MLA। समझ गए? तो सर एट रैंडम मेरा नाम क्यों प्रपोज करेंगे? तो एट रैंडम तुम्हारा नाम प्रपोज हो भी कहां रहा है, ठीक है। उनको पता होता है कि अच्छा ये आदमी उठना चाहता, संपर्क करो, पैसा जब बांटो चांद के लोगों को, 10-10 करोड़ रुपए सबको दे दो, ठीक है। तो तुम लोग क्या लग रहा है, मतलब कैसे टहलते घूमते हम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं? पागल, वो राज्यपाल थी ना पहले, तो वो लोग ऐसे सबका संपर्क होता है ना, पैसा होता है तब। तो यहाँ बैठो प्रधान 5,000 करोड़ रुपए घोटाला कर दे अगर अपने वाले पे आ जाते हो, नहीं जी, तब मतलब पता नहीं थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन अगेन घोटाला नहीं कर सकता जी। एक प्रधान 100 करोड़ रुपए घोटाला नहीं कर सकता है, कर सकता है गांव की सड़क बनाने के लिए हर साल पैसा मंगवाए, हर साल सड़क बनवाए ठीक है। अब उन अंदर का जो भी मैटर हो, लेकिन ऐसा। अब इसमें 50 MP MLA जो होते हैं वो आपका नाम प्रपोज करेंगे पार्लियामेंट में, प्रपोज करेंगे। क्या प्रपोज करेंगे? आपका नाम, कि आप चुनाव लड़ रहे हैं या आप चुनाव लड़िए। समझ गए? मतलब कि पार्लियामेंट में ये लोग जाएंगे और ये लोग बोलेंगे, देखो एक बात समझो, प्रेसिडेंट बनने से पहले तुम पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट बनने से पहले तुम गवर्नर हो सकते हो, प्रेसिडेंट बनने से पहले तुम ऑलरेडी सिटिंग प्रेसिडेंट भी हो सकते हो, क्योंकि एक प्रेसिडेंट बार बार चुनाव लड़ सकता है भारत में। प्रेसिडेंट बनने से पहले तुम लोकसभा के मेंबर हो सकते हो, विधानसभा के मेंबर हो सकते हो, यू कैन बी एनीबॉडी, ठीक है। प्रेसिडेंट बनने से पहले तक, जब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं, तो लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, लोग बोलेंगे देखिए फलाना फलाना दिस आदमी को हम का नाम प्रपोज करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है, हम जो 10-10 करोड़ रुपए बतिया बोल रहे हैं कि जाओ दे दो, नाम दे देगा, तो 10 करोड़ क्यों देना? सर वो 1 करोड़ हमसे ले ले, मेरा नाम दे दे, 1 करोड़ आपसे ले ले, आपका भी नाम प्रपोज कर दो, ऐसा नहीं है। एक MP या MLA सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम प्रपोज कर सकता है, समझ गए? एक MP या MLA सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट का नाम प्रपोज कर सकता है। तो अगर 100 MP या MLA में से 50 मिला तुम्हारा नाम प्रपोज कर रहे हैं, तो ये 50 तुम्हारे अलावा किसी और का नाम प्रपोज नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई? सिर्फ तुम्हारा ही प्रपोज कर सकते हैं। मतलब एक सिटिंग MP या MLA जो बैठ रहा है, सिटिंग मतलब प्रेजेंट में हो, वो सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम ही प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रपोज कर सकता है। तो 50 लोग तो नाम प्रपोज करेंगे, हाँ सर देखिए हम लोग फलाने आदमी को लड़वाना चाहते हैं, और बाकी के जो 50 लोग होने चाहिए, ये मिनिमम है, बाकी के जो 50 लोग होने चाहिए ये सपोर्ट करेंगे कि हां ये आदमी लड़े चुनाव। 50 को प्रपोज कर दिया ना कि इसको लड़वाना चाहते हैं, तो 50 को सपोर्ट कर दिया, हाँ ठीक है इनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके पास टेक्निकली मिला के बोले तो टोटल सपोर्टर कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। समझ गए? तुम 15,000 नहीं, तुम 15 करोड़ भी जुटा लोगे ना, तो भी ये नहीं कर पाओगे। सपना देखना एक अलग बात है, सपना देख के तुम हाई पूरा कर सकते हो, 15,000 रुपए तुम पूरा कर सकते हो। 15 कोई बड़ी डील नहीं है, समझो, प्रैक्टिकल समझो। अगर प्रेसिडेंट का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होता कि 15,000 रुपए, तो तुमको नहीं लगता कि भारत में हर साल कम से कम 3-4 लाख फॉर्म जाता प्रेसिडेंट का बनने के लिए? नहीं जाता। बैंक के फॉर्म की फीस 1,000 होती है ना, और 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, चलो 5 लाख बच्चे फॉर्म भरवा दो, और जो कि उनको पता होना होता है कि फॉर्म भर के भौकाल तो टाइट होने वाला है नहीं,
पेपर ना निकला तो ऊपर से बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर तुम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़के भले ही हार जाओ, नजीर तुम क्या कहलाओगे पता है? राष्ट्रपति साहब कहलाओगे। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। प्रधानी का चुनाव लड़के भले ही लोग हार जाएं, उनके लोकल सपोर्टर उनको क्या बोलने लगते हैं? प्रधान जी। राष्ट्रपति अपने घर बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं, असली राष्ट्रपति लोकल लेवल पे तो राष्ट्रपति तुम ही रहोगे। अरे राष्ट्रपति होगा ना। मेरे जानकारी में एक लोग हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, तो वो सिर्फ विधायकों के साथ कभी कभी घूमते हैं। उनके अपने उनको क्या कहते होंगे गेस करो? विधायक जी। क्योंकि वो हल्ला करके रखे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे कुछ दिन में, विधायक सिर्फ हल्ला कर रखे थे। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि एक जिंदगी में सीरियस इंसान अगर यूपीएससी की तैयारी बस करने लगे, समझ रहे हो मेरी बात को, तो उसका भौकाल ऐसा हो जाता है, भले ही उसको ये ना पता हो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य काल का था, गुप्त काल का था। क्योंकि उसको लगता है कि चंद्रगुप्त है तो गुप्त काल का रहा होगा। अरे होता है, मजा नहीं कर रहे पागल, सही में होता है ऐसा कंफ्यूजन। चंद्रगुप्त मौर्य किस एम्पायर का था? गुप्त एम्पायर का था। क्योंकि सर उसके कॉमन सेंस की बात, सर उसके नाम के लास्ट में चंद्रगुप्त लगा हुआ है। तो फिर हम तुमसे बताएंगे नहीं चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल का था। फिर हम बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो तुम बोलोगे फिर सर वो भी मौर्य काल का होगा। हम बोले नहीं वो गुप्त काल का है। तुम बोले क्यों? बोले क्योंकि उसके नाम के लास्ट में गुप्त लगा हुआ है। अरे ये क्या मतलब, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो वही चीज है। तो समझो तुम्हारे पास 100 एमपी एमएलए तुम्हारे जेबा में होने चाहिए। 50 तुम्हारा नाम प्रपोज करेंगे पार्लियामेंट में, और 50 उस पार्लियामेंट में नाम प्रपोज होने के बाद तुमको सपोर्ट कर देंगे। तब तुम चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होगे। जीत नहीं जाओगे। जीतने के लिए तो यहां पर इतना बड़ा सा गीता लिखे थे हम, है ना? समझ क्या? प्रेसिडेंट के पास सिर्फ नॉमिनल पावर है ना, एग्जीक्यूटिव हेड। पावर किसके पास? सरकार के पास होता है या जनता के पास होता है? सरकार के पास क्या होता है? असली पावर। सरकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। और मोदी क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। जमीन चाहिए कि पावर? पावर। जिंदगी भर रेंट पे रह लें, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? हाँ, पैसा ही मिलता है उनको, और उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। ऐसा होता है, बहुत सारी एमिनिटीज मिलती है। हम लोग पढ़ेंगे अभी, बहुत सारे फायदे मिलते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ठीक, तो ये समझ के ये एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो बस मात्र ओनली कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। 15,000 तो हम, तुम बस ये दोनों कर लो, बाकी ये सबसे बड़ी चीज है वो हम दे देंगे तुमको। तुम बस ये दोनों कर लो। ठीक, ये छोटी चीज है इसलिए तुम्हारे छोड़ देना, बाकी ये हम दे। चलो तुमको हम आए खर्चा तुमको 16,000 दे देंगे। अरे 500 दिल्ली का टिकट कराओगे, 500 आ जाना सर, 17 ले लेना और क्या, ना तुम्हारा ना मेरा 17.5। ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट। इसको ध्यान समझना कि 50 एमएलए 50 एमपी एमएलए दोनों में कोई हो सकता है। ये चाहिए होते हैं आपको कि आपका नाम प्रपोज करें, और 50 उसके बाद चाहिए होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। टेक्निकली आपके पास कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। ये है प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप ये तो जुटा सकते हैं, हम तुम में से हर एक की बात कर रहे हैं। मान लो तुम ये जुटा, लेकिन एक चीज तुम नहीं जुटा सकते। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। जिसकी जैसी सोच, हम बोले इंतजार करना, हो करे बूढ़ा होना पड़ेगा। तो ये हो गया, समझ गए? ये सारे सिंपल क्राइटेरिया, इनको आप ध्यान रखिएगा, समझ गए? और उसके बाद कुछ फॉर्मल क्राइटेरिया जो तुमको यहां से ये तो होना ही चाहिए, जैसे कि टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो होना ही चाहिए, ऑब्वियस बात है ये कि आप भारत क्या हो। अब इस पर एक सवाल बनता है कि अगर कोई पर्सन है, उसको इंडिया की नागरिकता मिल रखी है बाय नेचुरलाइजेशन या फिर बाय रजिस्ट्रेशन, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। यहां सिर्फ क्या लिखा हुआ है? किसी भी तरीके से वो सिटीजन है। कितने तरीके होते हैं? इन पांचों में से किसी भी तरीके से अगर वो भारत का सिटीजन है तो चुनाव लड़ सकता है। किसका लड़ सकता है? समझ गए? लेकिन लड़ने से पहले, समझ रहे हो मेरे बात को? ठीक है,
अब इसके बाद ये तो है प्रेसिडेंट का रिक्वायरमेंट। अब बढ़ेंगे आगे, तो इसको पहले ढंग से साइड में लिख लो ना कहीं, छोटी सी बात है, साइड में नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए। उसका वोट वैल्यू एमपी का, एमएलए का वोट वैल्यू देख लिए, एमपी का वोट वैल्यू बहुत सिंपल है। एमएलए का वोट वैल्यू निकालने के बाद ही आप एमपी का निकाल पाएंगे। एमएलए का वोट वैल्यू अगर आप निकाल चुके हैं तो ही आप एमपी का वोट वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, पावर में बड़ा कौन है, एमएलए एमपी? एमपी बड़ा ना। एमएलए को क्या कहते हैं, विधायक, और एमपी को सांसद। ठीक है, सांसद संसद में बैठता है और विधायक विधानसभा में बैठता है। ठीक, चलिए तो एमपी का वोट वैल्यू ना, एमपी का वोट वैल्यू वो क्या करते हैं, तुम एमएलए का वोट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया? नहीं कैलकुलेट कर लिया? कर लिया। तुम सारे के सारे एमएलए का वोट वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, भारत में जितने भी एमएलए हैं सबकी वोट वैल्यू कितनी आ रही है, तो सारे के सारे एमएलए के वोट वैल्यू को जोड़ो। जैसे यूपी के एक, फॉर एग्जांपल जो हम लोग लिए थे अभी एग्जांपल के तौर पे, उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट वैल्यू 500 आ रही थी और सिक्किम के 50 आ रही थी। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी एमएलए हैं उन सबका अलग अलग वोट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सबका 500 500 500 आ जाएगा। सिक्किम में जितने भी एमएलए सबका 50 50, वैसे उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम, ये सब कर्नाटका, तमिलनाडु, सारे के सारे जितने भी राज्यों के एमएलए हैं सबकी वोट वैल्यू होगी और सबको जोड़ लो। तो सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए है ना, ऑल दी एमएलए, इसमें दिख रहा है फोन में, सारे के सारे एमएलए के टोटल वोट वैल्यू को सम कर लो। समझ गए? किसकी वोट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एमपी की। ठीक है, आज के टाइम में भारत में कितने एमपी बता सकते हो जो इलेक्टेड हैं? भारत में, सुनो ध्यान से, यहां लिख रहे हैं, भारत में एमपी जो होते हैं वो दो जगह बैठते हैं। एक तो कहां बैठते हैं और एक कहां बैठते हैं? राज्यसभा में कितने एमपी हैं अभी, और लोकसभा में 540, तो ये टोटल बनेगा 776। इस समय इंडिया में सिटिंग एमपी कितने होने चाहिए? तो एमएलए का जो टोटल वोट है पूरे इंडिया में, उस सारे के सारे वोट को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हर एक एमपी में। समझ गए? तो एमपीस के वोट वैल्यू बराबर होते हैं। समझे? इस पर सवाल भी आते हैं, डिस्कस करेंगे। तो टोटल सम कर लिए, कितने एमपी है टोटल, तो बराबर बांटने के लिए इसे डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ एमपीज जो कि कितने हैं, 776। ये 776 कैसे आता है, राज्यसभा, और राज्यसभा में कितने हैं, ये सिटिंग एमपीज है राज्यसभा में इस टाइम पर। लोकसभा में कितने हैं, 543। समझ गए? ये तरीका हुआ एमपी के वोट वैल्यू को कैलकुलेट करने का। अब सवाल ये बनता है कि क्या हर राज्य के, या फिर सवाल सिर्फ इतना बन जाएगा कि इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हर एमपीस की वोट वैल्यू अलग अलग होती है? हर एमपीस की वोट वैल्यू उसके स्टेट के पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है? हर एमपी की वोट वैल्यू सेम होती है? हर एमपी की वोट वैल्यू 1 होती है? सेम होती है, क्योंकि 1 तो होगी नहीं, कोई ना कोई नंबर आएगा यहां से। दूसरा ऑप्शन था कि हर एमपी के वोट वैल्यू उसके स्टेट के हिसाब से, तो स्टेट पे डिपेंड नहीं करता एमपी की वोट वैल्यू, नहीं करता ना, वो तो ओवर इंडिया में एमपी होते हैं। उसके बाद पहला सवाल था कि हर एमपी के जो वोट वैल्यू तो अलग अलग होती है, ऐसा भी नहीं है। तो ध्यान रखना, एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग हो सकती है अगर स्टेट अलग अलग है तो। क्या भारत में सारे एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है? नहीं। उत्तर प्रदेश के जितने भी एमएलए उन सबकी वोट वैल्यू सेम होगी ना। थोड़ा समझना, सवाल डीप आ जाएगा एक लेवल, तुम सब कुछ पढ़ने के बाद भी सवाल नहीं कर पाओगे। एक राज्य के सारे एमएलए की वोट वैल्यू सेम होगी ना। यूपी के जैसे एमएलए हम लोग एग्जांपल लेते तो हर यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू हम लोग के इसके पहले जो एग्जांपल लेते सबसे 500 होनी चाहिए, सिक्किम के 50 होनी चाहिए। एग्जांपल, एक्चुअल डेटा नहीं है वो तो आप निकाल लेंगे कि पॉपुलेशन कितनी दे रखी है और एमएलए कितना है। समझ रहे हो?
क्या भारत में हर राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू सेम होगी? नहीं, वो अलग अलग हो जाएगी। हो सकता है सेम हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे दो राज्यों में अगर मान लो कि प्रपोर्शन बराबर हो गया, 500 पर 50 एमएलए, यहां 1000 पे 100 एमएलए, तो बराबर ही बात हो जाएगी, 10-10 वाली बात हो जाएगी ना। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एमपी का। अब बात यह है कि हाँ, अब बात है कि जो पॉपुलेशन इसमें लेते हैं, जो पॉपुलेशन लेते हैं वो पॉपुलेशन किस सेंसस के हिसाब से लेते हैं, तो ये सवाल अभी तक आता रहेगा, है ना। जो हम लोग इसमें पॉपुलेशन ले रहे हैं ना एमएलए वाले में, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट is taken from the census of 1971। समझ गए? इसके बाद से डिलिमिटेशन फ्रीज कर दिया गया है, तो पॉपुलेशन में तो ड्रास्टिक चेंज आया है इसके बाद, लेकिन पॉपुलेशन हम लोग इसलिए इसका लेते हैं। 26 का ये जनगणना हो रहा था, अभी आपको पता है, उसके बाद फिर डिलिमिटेशन होगा, तो उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वैसे इसका लग तो नहीं रहा कि डिलिमिटेशन अभी होगा, साउथ इंडिया के लोग अपोज करेंगे इसका, अब देखिए क्या होता है वास्तव में। ठीक है, इसको नोट करो, ये फॉर्मूला नोट करो, बहुत तेजी से नोट करो। एमपी की वोट वैल्यू लिखो, नोट लिखो, बता रहे। हम तुमसे थोड़ी देर पहले बात बताए थे कि पॉलिटिकल पार्टी विप नहीं कर सकती, WHIP विप, मतलब ऑर्डर नहीं दे सकती कि इसी पार्टी को वोट दो, मतलब इसी कैंडिडेट को वोट दो। क्योंकि जैसे मान लो कि तुम में से कोई एक, मान लो कांग्रेस का मेंबर है और कोई एक बीजेपी का मेंबर है, अपने आप को किसी भी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर मान लो, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, तो कोई ये नहीं कह सकता, तुम्हारी पार्टी तुमसे ये नहीं कह सकती कि देखो तुमको अपनी पार्टी का वेलफेयर सोचना है, तुमको अपने पार्टी का पॉलिटिकल वेलफेयर सोचना है, इसीलिए जहां पर पार्टी के बाकी मेंबर्स वोट दे रहे हैं तुम भी उसी कैंडिडेट को वोट दो। समझ रहे हो? कोई भी पार्टी ऐसा नहीं बोल सकती तुमसे। ऐसा क्यों नहीं कह सकती और ऐसा कह क्यों सकती है? अगर कोई इंसान, कोई पॉलिटिकल पार्टी, तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी का जो चेयरमैन प्रेसिडेंट है, वो तुमसे ऐसा कहेगा, तो क्यों कहेगा? वो कहेगा कि देखो अगर तुम उस कैंडिडेट को वोट नहीं दिए जिस कैंडिडेट को पार्टी के बाकी मेंबर्स वोट दे रहे हैं, तो फिर तुम अपने पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हो, और 10th शेड्यूल के हिसाब से डिफेमेशन का केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, है ना। डिफेमेशन, अरे डिफेक्शन, सॉरी, डिफेक्शन एंड डिफेक्शन है, डिफेमेशन नहीं, सॉरी, डिफेक्शन एंड डिफेक्शन। तो अगर आप अपने पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो वहां पे 10th शेड्यूल के अंडर में आपको पार्टी से निकाला जा सकता है ना, मतलब मल्टीपल चीजें उसके प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दिया है, बस इसको ऐसे लिखना है, लिखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, एक नोट करके लिख लो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या अपनी बात क्या रखा कि पॉलिटिकल पार्टीज cannot issue बाइंडिंग विप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एक प्रकार से ऑर्डर, समझने के लिए बस, ऑर्डर, बाइंडिंग विप एक बांध देने वाली बात। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट इशू बाइंडिंग विप टू इट्स मेंबर या टू देयर मेंबर्स for presidential election under 10th schedule। हो गया? इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो पार्टी है ये कैन नॉट फोर्स, किसको फोर्स नहीं कर सकती? टू इट्स मेंबर्स। किस बात के लिए? टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक कैंडिडेट।
अ स्पेसिफिक कैंडिडेट। समझ में आ रहा है क्या? पॉलिटिकल पार्टी फोर्स नहीं कर सकती अपने मेंबर्स को कि तुम सपोर्ट करो किसी एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को। और चुनाव कौन सा हो रहा है? प्रेसिडेंट का। इस बात को ध्यान रखना। ये वर्ड बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन वगैरह में आपको ये वाला वर्ड देखने के लिए मिल सकता है। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि बाइंडिंग विप इशू कर सकती है क्या पॉलिटिकल पार्टी? नहीं कर सकती, कैन नॉट। ठीक है? तो इसीलिए कि तुम किसको वोट दे रहे हो, अगर तुम किसी पार्टी के मेंबर हो तो तुम असल में किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हो ये बात किसी और को पता ना चले, ताकि तुम्हारे पार्टी से तालमेल बना रहे। इसीलिए इससे बचने के लिए सीक्रेट बैलेट का जो मेथड है वो उसका प्रचलन चला कि पता ना चले कि कौन किसको कैसे वोट दे रहा है। समझ गया? इसमें जो नोट कर रहे हैं फिर से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हो गया? आर्टिकल 56 याद है क्या है इसमें? आए? ठीक है। कार्यकाल मतलब बताइए, कुछ जानते हैं तो? 5 साल बाद इलेक्शन। और कुछ जानते हो जो पढ़ रखे हो? ठीक है। इसको कहते हैं द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। क्या जी, कैसे किसी भाषा में जाती रहे तुम लोग? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक। अब टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को अगर एक लाइन में किसी को समझाना हो तो सिर्फ आप इतना बोलेंगे कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता है जब एक नया प्रेसिडेंट चुना जाता है तो 5 साल तक के लिए चुना जाता है। तो सबसे पहले तो बात लिख देते हैं कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? 5 इयर्स। लेकिन 5 साल के बाद ये एक्सटेंड कर सकता है 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 दिन। ये आदमी तब तक अपनी कुर्सी पर बना रहेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता। समझ गए? तो समझो, ये आदमी रिमेन्स ऑन द पोस्ट टिल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। समझ गए? ये आदमी तब तक अपने पोस्ट पर बना रहेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। मतलब 5 साल के बाद नए प्रेसिडेंट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जब नए प्रेसिडेंट आएंगे तो ये जाएंगे। अब ध्यान रखना, ये पुराने वाले प्रेसिडेंट नए वाले प्रेसिडेंट को ओथ नहीं दिलवाएंगे। वो कल क्लियर कर चुके हैं, आगे भी क्लियर करेंगे हम लोग। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। ठीक है? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन दे देते हैं, ठीक, तो अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट है जो 5 साल अपने कार्यकाल से पूर्ण होने के पहले ही अगर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? रिजाइन। तो ये अपना रिजाइन किसको सबमिट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। प्रेसिडेंट अपना रिजाइन सबमिट करेंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट को जब ये रिजाइन सबमिट करेंगे तो इसके तुरंत बाद वाइस प्रेसिडेंट किसको इन्फॉर्म करेगा? लोकसभा के स्पीकर को। ये रिजाइन जो वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये रिटन फॉर्मेट में होता है। समझ गए? वाइस प्रेसिडेंट को ये रिजाइन देंगे, कैसे रिजाइन देंगे? रिटन, लिखित रिटन रिजाइन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट ये इस बात को कम्युनिकेट करेगा किससे? तुरंत, इमीडिएटली। जैसे रेजिग्नेशन लेटर मिलेगा
जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेटर मिलेगा, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट किसको संपर्क करेगा और इनको बात बता देगा। समझ गए? ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है उसके ऑफिस में ही, मतलब ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस अगर डेथ हो जाती है, क्योंकि अगर ये रिजाइन दे रहे हैं तो उसके समय जो भी सीन होगा वो देखा जाएगा। मतलब कि रिजाइन दिए तो जब तक नया चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है प्रेजेंट। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ डेथ, तो इस केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट नाम का एक टर्म आ जाता है। कार्यकारी राष्ट्रपति, जो कि एक्चुअल राष्ट्रपति ना होने के वजह से उसकी पोस्ट पर काम करेगा। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा? एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा वाइस प्रेसिडेंट। समझ गए? और आगे की बात मेरी ध्यान से सुनो। जब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा होगा तब तक बहुत सारे बच्चों को ऐसे 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 हाथ रखने का मन कर रहा है, क्योंकि या तो नींद आ रही है या तो बोर हो रहे हैं, नींद लाना चाह रहे हैं कि नींद आ जाए। जो बच्चे समझदार होते हैं, जो बच्चे तेज दिमाग के होते हैं, जो शार्प माइंडेड होते हैं, उनको पॉलिटी बड़ी अच्छी लगती है, वो पॉलिटी बड़े मन से पढ़ते हैं। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की जगह कौन काम कर रहा है? ठीक है। जब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के रहेगा, देखो सबका मन लग रहा है पढ़ने में, अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरीके से काम कर रहा है तो इसके पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास, जब तक ये प्रेसिडेंट की तरीके से काम कर रहा है, ये सारी की सारी प्रेसिडेंट की पावर्स को एंजॉय करेगा। मतलब ये हर उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है जो पावर किसके पास थी, लेकिन तभी तक कर सकते हैं ये जब तक ये क्या है, ठीक। जब तक ये प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, सारे पीवाईक्यूज हैं, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। जब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग अगला पॉइंट, जब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तरीके से काम कर रहे होते हैं तब तक इनको सैलरी भी किसकी मिलेगी, प्रेसिडेंट की मिलेगी। समझ गए? जब तक वाइस प्रेसिडेंट, अगला पॉइंट, जब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरीके से काम कर रहे हैं तब तक इनको फैसिलिटी भी किसकी मिलेगी, इनको आवाज भी किसका मिलेगा। समझ रहे हो? सारे एवरीथिंग, मतलब ही वुड बी कंप्लीटली प्रेसिडेंट, मतलब हर तरीके से, जिस दिन बने वो और जब तक रहेंगे तब तक सब कुछ, ऊपर नीचे सब प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर मान लो द्रौपदी मुर्मू रिजाइन दे देती है, सपोज करना है, द्रौपदी मुर्मू रिजाइन दे देती है तो सीपी राधाकृष्णन है वो क्या बन जाएंगे, तो आप यह, हाँ, एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो आप यही मानेंगे कि सीपी राधाकृष्णन द्रौपदी मुर्मू हो गए, तुम ऐसा मानोगे ही नहीं कि वो राधाकृष्णन है। हालांकि उनका नाम तो रखा जाएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, लेकिन ठीक है। तो सैलरी और हाँ रेजिडेंस, समझ मेरी बात? और भी चीज है, जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी, पावर, सुविधा, सिक्योरिटी, एवरीथिंग, सब कुछ प्रेसिडेंट वाला मिलेगा इनको। नहीं समझ में आ रहा है? एक ही प्रेसिडेंट का आवास होता है, उसमें मीटिंग्स होती हैं, उसमें ऑफिसेज होते हैं, वो वहां एक कमरे में रह सकते हैं, मतलब पूरा उन्हीं का है, सब उन्हीं के अंडर में होते हैं, उनकी सेवा में लगे होते हैं। प्रेसिडेंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना। प्रेसिडेंट एक पावरफुल पोस्ट है, मोर ओवर वो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि देश के ऊपर कोई है ना। जैसे कि किसी के यहाँ जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे दादाजी या दादी जो भी होते हैं, सबसे बुजुर्ग जो होते हैं, तो जब तक वो रहते हैं लोग कहते हैं कि घर के गार्जियन वो है, नाम मात्र के लिए, भले वो बीमार है, बिस्तर पड़े हुए हैं, वो अपने फुल एफिशिएंसी में नहीं है, फिर भी नाम मात्र के लिए वो होते हैं घर पे। कुछ भी उबड़ खाबड़ होने से पहले मन में 1000 बार उस प्राणी के बारे में विचार आता है, क्योंकि वो गार्जियन है। तुम्हारे जो स्टेट है घर, उसके हेड वो है। एक्चुअल पावर उनके पास नहीं है क्योंकि वो लेटे हैं, वो खुद बीमार है, बट ही इज या शी इज, ऐसा है। तो वही वाला सीन होता है।
कि पावर का वो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसीलिए उनको बहुत सिक्योरिटी ग्रांट की जाती है ना। द्रौपदी मुर्मू चलते एनएसजी कमांडोज और दुनिया भर की सिक्योरिटी उनके साथ होती है ना। तो तीनों सेना के हेड है। मान लो क्या होता है, मान लो कोई किसी के पैसे, जैसे वेनेजुएला में हुआ था अभी, है ना, यूएसए उठा लिया था। तो अगर मान लो कि किसी देश के प्रेसिडेंट को कोई किडनैप कर ले, ठीक, तो फिर पूरा का पूरा देश उसे कंट्रोल में आ जाता है ना, क्योंकि वो फिर धमकी देगा, फिर पूरे देश की सेना, मतलब एवरीथिंग सब लग जाएगा उसको वहां से रेस्क्यू करवाने में, है ना। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, समझ रहे हो बात को? ऐसा होता है। तो इसीलिए उस पूरे घर में इनके सुविधा के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, नौकर होते हैं, एवरीबॉडी, उसमें ऑफिसर्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो घर है वो मात्र एक कमरा नहीं होता है ना। राष्ट्रपति भवन जो है इट इज नॉट अ कमरा, उसमें ऑफिस भी बहुत सारे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह मीटिंग्स हो रही हैं। प्रेसिडेंट हर जगह जा सकता है उसमें। प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा में नहीं जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, समझना ध्यान से। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का अंग होता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी ये, ठीक है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का डेथ रेजिग्नेशन हुआ, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो इस केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझ गए। और अगर ये भी नहीं है तो कौन बनेगा? सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट, सबसे ज्यादा सीनियर है, हाँ, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियसली हाई कोर्ट नहीं आएगा क्योंकि उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब यहीं पर आ जाता है एक नोट, एक हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक, आपको आप डेट बताते हैं, ध्यान से सुनो जाकिर खान, जाकिर हुसैन, सुनो ध्यान से। इंदिरा गांधी कब से कब पीएम थी? इंदिरा गांधी के टाइम बहुत कुछ हुआ था। तो इंदिरा गांधी 66 से 70, फिर 80 से 84। इंदिरा गांधी के टाइम बहुत कुछ हुआ है, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे एक और कुछ हो गया है ना। प्रेसिडेंट के साथ भी गेम हो गया ना। देखो 1969 की बात है, इस समय इंदिरा गांधी ठीक रही थी। इस समय भारत के एक प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था जाकिर हुसैन। क्या नाम था? जाकिर खान एक कॉमेडियन भी है ना, लेकिन हम भारत के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन, इनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है, ठीक। उस समय इनकी डेथ हुई तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता? वाइस प्रेसिडेंट। उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। इनको आप ध्यान रखिए, ध्यान रखने के लिए कि गिर गए, ये भी गिर गए। प्रेसिडेंट का तो डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, और वीवी गिरी भी गिर गए, ठीक है। और वी कैसे याद रखेंगे हमको बताने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से विशाल विशाल, मतलब अगेन ये बस याद करने तरीका कि गिरी प्रेसिडेंट भी गिर गए, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट थे ये। क्या था ये कौन? ये है आपके प्रेसिडेंट, और ये कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, वीपी वीवी। वीवी गिरी जो थे ये रिजाइन दे दिए। क्या दे दिए? ये रिजाइन दे दिए वाइस प्रेसिडेंट, समझ गए। तो उस समय जो सीजीआई थे, कल डिस्कस किया था इसको हम लोग, इनका नाम क्या था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो उसको कैसे? एम हिदायतुल्लाह, है ना। ये तुला से याद किए थे हम लोग, नहीं याद किए तुला से? तुला ऐसा दिखता है, समझ गए। तुला से याद क्या कर ली? हिदायतुल्लाह। इनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था। भारत में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है, सीजीआई को मौका मिल गया, समझ गए। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो भारत के प्रेसिडेंट अपने पद पे नहीं है, अपने पोस्ट पे नहीं है। इसके 3 मेन वजह हो सकते हैं। कितने मेन वजह? जिसमें पहला क्या है? प्रेसिडेंट रिजाइन दे दे, किसको देगा? वो किसको बताएंगे? दूसरा क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट का अनफॉर्चुनेट
डेथ हो जाए दुर्भाग्यवश। ठीक, ऐसा देखो नहीं होना चाहिए। ऑफिस में किसी का डेथ इन जनरल नहीं होना चाहिए, देश में स्टेबिलिटी थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है। ठीक है, सरकार पलटे, सरकार आप वोट दीजिए, लेकिन डेथ वगैरह नहीं होना चाहिए, सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, सिस्टम उखाड़ देंगे। देखो, तो पहला रीजन क्या था, रिजाइन, दूसरा क्या था, और तीसरा होता है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट यहां नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे उसको, समझ गए। तो डेथ से रिलेटेड फैक्ट क्या है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है, और जब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा, वो प्रेसिडेंट के हर प्रकार के फैसिलिटी, पावर, सैलरी को एंजॉय करेगा। और अगर वाइस प्रेसिडेंट अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, तो कौन बनेगा, तो ये भी इन सारे पावर्स को एंजॉय कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे अगेन। और अगर सीजीआई नहीं है तो अभी तक भारत कहां तक गया है, समझ गए। तुम चाहोगे कि यहां तक जाए, नहीं, नहीं तो फिर इनको भी जाना पड़ेगा, इनको भी जाना पड़ेगा, इनको भी जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। समझ रहे हो। हाँ बेटा, इंदिरा गांधी को बैंक का नेशनलाइजेशन करना था। वाइस प्रेसिडेंट थे वो पहले ना, फाइनेंस मिनिस्टर तो बन के रिजाइन दिए थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तुम सही बोल रही हो, बने थे वाइस प्रेसिडेंट, उनको बनाएंगे भी। वाइस प्रेसिडेंट भी तो बनाना जरूरी है। अभी तो हम लोग को लिखो लिखो, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल भी तो पढ़ना है हम लोग को। कुछ बचे ना, देखो छोटी सी एक बात ये भी इसमें नोट कर लो कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, इनका कार्यकाल मैक्सिमम 6 महीने तक का होता है, समझ गए। तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, इनका टेन्योर कितना होगा, मैक्सिमम 6 महीने तक। ठीक है, या फिर अगर 3 ही 4 महीने में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, जब पुराने वाले प्रेसिडेंट अपने पोस्ट से हटे किसी की वजह से, तो अगर आने वाले 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अगर नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट 3 महीने बाद ही अपने पद पे वापस चले जाएंगे। ठीक है, और अगर समय लगा तो मतलब मैक्सिमम 6 महीने के अंदर ये करना होता है पूरा। समझ पा रहे हो मेरे बात को, ठीक है। अब इसको नोट कर लिए। अब 2-3 छोटे छोटे फैक्ट देखो जो मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो थ्योरी नहीं है, फैक्ट्स है। पहली बात कि क्या कोई अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब क्या यह संभव है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो और वोटिंग की जरूरत ही ना पड़े, मतलब वोटिंग तो फिर भी होगी, सब लोग अपना मत देगा, कि क्या अनअपोज्ड कोई प्रेसिडेंट बन सकता है सिर्फ अगर एक कैंडिडेट है, तो क्या वो प्रेसिडेंट बन जाएगा डायरेक्ट, तो बिल्कुल बन जाएगा अगर वैलिड रजिस्ट्रेशन कराया है वो, है ना। तो इंडिया में अनअपोज्ड प्रेसिडेंट क्या कोई बन सकता है, तो यस, बिल्कुल बन सकता है। हो सकता है कि कोई आपके कंपटीशन में, आपके फाइट में, आपके ऑपोजिशन में कोई खड़ा ही ना हो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड फैक्ट समझिए कि भारत में अगर कोई प्रेसिडेंट बन रहा है तो कितनी बार बन सकता है ना। प्रेसिडेंट का जो री इलेक्शन है, तो उसमें सेम पर्सन, एक ही आदमी, अगर वो एलिजिबल है, ध्यान रखना, एक आदमी कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, तो अनलिमिटेड। समझ गए। भारत में प्रेसिडेंट बनने की मैक्सिमम आयु कितनी है, अनलिमिटेड। बेवकूफों, यही सवाल आएगा, तुम लोग दांत निकोरोगे पेपर में। 33 वो मिनिमम है ना, मैक्सिमम एज लिमिट। एक आदमी की मैक्सिमम कितनी उम्र होगी वो प्रेसिडेंट बन सकता है, तो अनलिमिटेड, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर भारत में एक 100 साल का आदमी है, 110, 150, 200, 500 साल का आदमी है, तो भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। समझ रहे मेरे बात को। ये जो प्रेसिडेंट री इलेक्शन वाली बात है कि एक ही आदमी कितनी बार बन सकता है, इंडिया में अनलिमिटेड, तो यूएसए में ये 2 बार है। यूएसए में एक आदमी कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, मैक्सिमम, और डोनाल्ड माय फ्रेंड, ये दूसरा टर्म है उनका, समझ गए। हाँ, माय फ्रेंड का दूसरा टर्म है, वो हट जाएंगे इसके बाद।
ठीक है, नोट कर इसको फटाफट, एक सेकंड नोट करिए, जल्दी नोट करो। नोट करिए फट से, ऐसी बस नोट लो डायरेक्ट। अच्छा यू लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। चलो एक दो सवाल के आंसर दो। प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन? समझ गए, ठीक। तो इलेक्शन प्रेसिडेंट का कौन कंडक्ट करवाएगा? ये करवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ, ईसीआई समझ जाओगे? तुम लोग बहुत तेज हो ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगली बात, अगर मान लो कि चुनाव होता है और चुनाव में कोई डिस्प्यूट हो जाए कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक है, अगर चुनाव हुआ और जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, 3-4 लोग हैं, उनमें डिस्प्यूट हो जाए, किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, कोई भी बात हो सकती है, उसका एग्जाम्पल नहीं देंगे, कोई झगड़ा हो जाए, तो उस केस में एक सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डिस्प्यूट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, डिस्प्यूट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अगर झगड़ा हो जाए तो इसको रिजॉल्व कौन करवाता है? क्या लगता है? प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई डिस्प्यूट, कोई मुद्दा, कोई ऐसा मैटर हो गया झगड़ा वाला, तो उसको रिजॉल्व कौन करवाएगा? किसकी बात मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, ये तो पीवाई की डायरेक्ट कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करवाएगा, और इसी का डिसीजन फाइनल होगा, है ना? इसका डिसीजन फाइनल होगा, समझे? अब लास्ट बात आज की क्लास की, द्रौपदी मुर्मू किस साल प्रेसिडेंट बनी है? वाह, वेरी सिंसियर, वेरी सिंसियर। 2022 में कौन प्रेसिडेंट बना? द्रौपदी मुर्मू। अरे यूपी के साथ चलता है, यूपी के चुनाव से चल रहा है। द्रौपदी मुर्मू बनी प्रेसिडेंट। सवाल आया था, शायद ये सवाल सीएचएसएल के मेंस में या सीजीएल के मेंस में आया था कि इनके ऑपोजिशन में कौन चुनाव कंटेस्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए। क्या? रामनाथ कोविंद? नहीं पागल, एक बार प्रेसिडेंट बन जाने के बाद भारत में दोबारा पीएम बनने की इच्छा हो सकती है, तिबारा प्रेसिडेंट बनने की इच्छा आदमी क्या करे, हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग इज्जत करते एक दूसरे का कि हाँ बनी, वो एक पॉलिटिकल मूव है प्रेसिडेंट बनना बनाना, ठीक है? किसी को नहीं पता है। द्रौपदी मुर्मू, जैकी चैन, क्या बड़े जोर से बोलो, जगदीप धनखड़, इनका नाम यशवंत सिन्हा है, यशवंत सिन्हा, समझ गए? इसको ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू के ऑपोजिट जो कैंडिडेट फाइट कर रहे थे प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, उनका नाम क्या है? अच्छा, जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव देखे हो, मारा मारी हो जाता है, झगड़ा कट्टा बंदूक सब हो जाता है, यहां पे बहुत तमीज से चीजें होती हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ चीजें होती हैं। द्रौपदी मुर्मू भी इनकी बहुत इज्जत करती हैं और ये भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगेन ये प्रेसिडेंट का चुनाव पैसे के लिए नहीं होता है। जो आदमी वहां तक गया है, मिटा दिए ना, जो आदमी वहां तक गया है, अगर आपको लग रहा है कि सर कितना ही अमीर होगा, सिर्फ 15,000 रुपए का तो फॉर्म आता है,
वो 100 वाली बात, वो 10-10 करोड़ वाली बात। मतलब समझिए, वो एक ऑफिशियल डेटा नहीं 10 करोड़ वाला कि याद कर लो कि प्रेसिडेंट का चुनाव बनने के लिए 100 लोग को 10 करोड़ देना होता है, ऐसा नहीं, बस एक बात कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के ऑपोजिट कौन फाइट किया था और जीता कौन? ऑब्वियसली। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में 2 फैक्ट। पहला फैक्ट अगेन द्रौपदी मुर्मू के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, कि ये पहली ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट है ना। और दूसरा फैक्ट, भारत की किस नंबर के राष्ट्रपति है ये? 15 में। तुम लोग सवाल सुनते ही क्यों हो? द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी राष्ट्रपति है। भारत 2016 में आजाद हुआ है। तुम लोग डिब्बे के बाहर आकर के सवाल का उत्तर दिया करो भाई। 15th प्रेसिडेंट भारत की, हम महिला बोले ही नहीं। ज्यादा पढ़ने से ही होता है, जैसे देखो कल का पढ़े हो तुम लोग तो लग रहा है कि वही सारे सवाल आएंगे। ज्यादा पढ़ लेने से यही होता है कि दिमाग रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब आप कुछ नहीं पढ़े होते हैं तो ब्रेन एकदम प्लेन बैकग्राउंड पे काम कर रहा होता है, तो सवाल सही से सुनता है। ठीक है, आज की क्लास खत्म, कल करेंगे बाकी आर्टिकल्स। ठीक है, और कल हम लोग टच कर लेंगे वाइस प्रेसिडेंट को।